नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र भाग 3 में काव्य लक्षण को जानेंगे। अगर हम बात करें काव्य लक्षण की कि काव्य लक्षण किसे कहते हैं, तो देखिए मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत के आचार्य एवं हिंदी के कवियों द्वारा बताए गए काव्य के लक्षण को ही काव्य लक्षण कहते हैं। और इस समय बात करें काव्य लक्षण की, तो हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में काव्य लक्षण से संबंधित एक आध दो प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलें काव्य लक्षण को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करें। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं काव्य लक्षण, और काव्य लक्षण की बात करें तो संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किया है, जिनमें पहला है शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य के लक्षण, दूसरा है शब्द के आधार पर काव्य के लक्षण, और तीसरा है रस और ध्वनि के आधार पर काव्य के लक्षण। तो इन सबको हम लोग इन्हीं दृष्टिकोण से याद करने का प्रयास करेंगे और आगे जानेंगे भी। सबसे पहला जो है शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य के लक्षण, किसने बताया? भामा ने बताया, रुद्रट ने बताया, बामन जी ने बताया और कुंतक जी ने शब्द और अर्थ के आधार पर बताया। इसके साथ ही मम्मट, बागभट्ट और आनंद वर्धन तथा राजशेखर एवं विद्याधर और क्षेमेंद्र जी ने भी जो काव्य के लक्षण बताए हैं वो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर बताया है। तो कभी कभी प्रश्न यही बन जाता है कि किस आचार्य ने शब्द के आधार पर बताया, किसने शब्द और अर्थ के आधार पर बताया, और किस आचार्य ने रस और ध्वनि के आधार पर काव्य के लक्षण बताए हैं। इसे भी दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा। मतलब भामा, रुद्रट, बामन, कुंतक और मम्मट, वाग्भट, आनंदवर्धन, राजशेखर, विद्याधर और क्षेमेंद्र ने जो काव्य के लक्षण बताए हैं वो शब्द और अर्थ दोनों आधार पर बताए हैं। चलें अब हम लोग देखते हैं कि किस आचार्य ने काव्य के लक्षण के बारे में क्या कहा है। पहले आपके संस्कृत आचार्य हैं भामा जी, और आपने बहुत अच्छी तरह से इनका पढ़ा था कि भामा क्या करते हैं? छः काव्य अलंकार करते हैं, और काव्य अलंकार इनके द्वारा लिखा गया क्या था? ग्रंथ था, और 6 में इनका जन्म हुआ है, कालक्रम है। यहाँ पे क्या देखते हैं कि भामा शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो शब्द अर्थ सहित काव्य किसने किया? बोले शब्द अर्थ सहित काव्यम भामा। भामा यानी कि मामा। मामा क्या करते हैं? बोले शब्द अर्थ सहित काव्य करते हैं। बस ट्रिक में आपको यही रखना है कि मामा शब्दार्थो सहितो, शब्दार्थो सहितो, शब्दार्थो सहितो, है ना। शब्द अर्थ सहित लक्षण किसने बताया? मामा ने बताया। मामा ने क्या बताया कि शब्द और अर्थ सहित क्या है लक्षण किसके? काव्य के। बस दूसरे हैं रुद्रट, और इनके द्वारा काव्य लक्षण बताया गया है ननु शब्दार्थो काव्यम। और हम लोग जब वहां पर पढ़ रहे थे ना, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रुद्र क्या कर? रट। क्या रट? 10 अलंकार रट। 10 अलंकार रट, यानी कि 10 में इनका जन्म हुआ है। अलंकार इनके द्वारा, काव्य अलंकार इनके द्वारा लिखा गया क्या है? ग्रंथ है। तो रुद्र क्या कर? 10 काव्य अलंकार रट, वहां पे हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे क्या करते हैं? रुद्रट, रुद्र रट, रुद्रट क्या? ननु शब्दार्थो, ननु शब्दार्थो, ननु ननु। बस जहाँ पे ननु आ जाए, रुद्र ननु, रुद्र ननु, रुद्र ननु, ठीक है ना। और भामा, भामा भामा क्या करे? शब्दार्थो सहित हो, रुद्र ननु ननु, बस रुद्र ननु आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगले जो आचार्य हैं बामन जी, और बामन जी का काव्य लक्षण है काव्य शब्दों एवं गुण अलंकार संस्कृत्यो शब्दार्थयो वर्तते। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो बामन को हम लोग वहाँ पर देखे थे ना, 8-9 काव्य अलंकार सूत्र धारण करते हैं। 8-9 से हो गया था, 8-9 सदी में इनका जन्म हुआ है। काव्य अलंकार सूत्र से, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति इनके द्वारा लिखा गया क्या है? ग्रंथ है। यहाँ पे कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए जो बामन होते हैं ना, आपने देखा होगा पहली चीज क्या करता है? काव्य करेंगे। बामन काव्य करेंगे। काव्य कैसा उनका होगा? शब्द और गुण से के अलंकार से होगा, और उसमें क्या होगा? संस्कृतियों शब्दार्थो वर्तते, और उसमें संस्कृत के शब्दों और अर्थ वर्तते माने होंगे। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि बामन क्या करता है? 8-9 काव्य अलंकार के सूत्र धारण करते हैं, काव्य अलंकार के सूत्र धारण करते हैं, और संस्कृत वर्ततो, संस्कृतियों वर्तते, संस्कृतियों वर्तते। कौन? बामन। बामन मन ब्राह्मण, संस्कृत वर्तते, संस्कृत वर्तते हैं, संस्कृत कहते हैं। बस ऐसा दिमाग में रख लेंगे कि संस्कृत कौन वर्तता है? बोले बामन, बामन, बामन। बस आपको आसानी से याद हो जाएगा। बात करें
कुंतक की, तो आपने कुंतक को पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि व्यवहार में 10-11 कुंतल किसी के ऊपर डाल दोगे तो भैया वो वक्र हो जाएंगे, टेढ़ा हो जाएंगे। बस ये ट्रिक यहाँ भी काम देगी। तो कुंतक जी की जो काव्य लक्षण है, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे विस्तृतो काव्यम तद आह्लाद कारणी। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, शब्दार्थो सहितो वक्र, वक्र कवि व्यापार शालिनी, वक्र कवि व्यापार शालिनी। अरे भाई वक्र कवि व्यापार शालिनी क्यों हो जाएगा, वक्र कवि हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप, 10 से 11 कुंतल वजन रख दे रहे हैं, तो वक्रोक्ति हो जा रहा है। वक्रोक्ति हो गया तो उन्होंने क्या किया, वक्र कवि व्यापार शालिनी। बस वक्र कवि व्यापार शालिनी ट्रिक को आप दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से इनके काव्य लक्षण आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। ठीक है ना। चलें आगे हम लोग देखते हैं मम्मट जी की, और मम्मट का जो काव्य लक्षण है, तत्दोषो शब्दार्थो सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापि। कैसे, देखिए जब मम्मट जी को हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो हम लोगों ने कहा था एक एक करके क्या हो जाता था, 11 काव्य पर क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं। 1-1 से 11, 1-1 से 11, 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। काव्य पर प्रकाश करते हैं, तो काव्य प्रकाश इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यहाँ पे क्या हो गया, तत्दोषो शब्दार्थो, तत्दोषो शब्दार्थो। अब देखिए 1-1 11 11 11 11 1-1 200 200 200, तो आप कह सकते हैं कि क्या है, तत्दोषो शब्दार्थो, तत्दोषो। अब मम्मट क्या है, तत्दोषो, उसका दोष दे रहे हैं, तत्दोषो किसका, उसका दोषो, और शब्दार्थो, तो उसका दोष है, उसका शब्दार्थ है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि तत्दोष मम्मट का, तत्दोषो मम्मट का, तत्दोषो मम्मट का, बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। बस ठीक है ना। आगे है वाग्भट की बात करें तो वाग्भट को आपने बहुत अच्छी ढंग से देखा था कि वाग्भट क्या करते हैं, दोबारा माने 12 में वाग्भट्टा अलंकार इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। ठीक है ना। और लक्षण इन्होंने क्या बताया कि साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार विभूषितम अस्फुट रीति रसोपतम काव्यम कीर्ते। कैसे, देखिए वाग्भट क्या है, दोबारा बार बार क्या करता है, साधु क्या करता है, भट करता है, भट है ना। देखो कोई व्यक्ति क्या होगा तो भट करेगा, साधु क्या करते हैं, बस दिमाग में रख लीजिएगा, साधु भट से करते हैं, वाग्भट, साधु की वाग व्या है भट, बस दिमाग में लिख लीजिएगा। तो साधु से हो जाएगा साधु शब्दार्थ वाग्भट, कब, दोबारा। क्या करते हैं, वाग्भट्टा अलंकार इनके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। तो वाग्भट कौन करेगा, बोले साधु, भट कर देता है, वाग्भट, बस दिमाग में रख लीजिएगा। अगले जो संस्कृत के आचार्य हैं आनंदवर्धन जी, और इनके द्वारा काव्य के लक्षण बताया गया कि सा हृदयाह्लादि शब्दार्थम त्वम एव काव्य लक्षणम। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आनंद होता है, आनंदवर्धन कब होता है, बोले नव होता है, कब, जब ध्वन्यालोक होता है। तो ध्वन्यालोक, ध्वनि से आनंद बढ़ता है, ध्वनि से आनंद बढ़ता है, कैसी धुन से, बोले नई धुन है ना। जब नई धुन देखते हैं, नई धुन, नौ से नौ में कालक्रम 9 है, ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ है ना। नई धुन से क्या होता है, आनंद बढ़ता है, और जब आनंद बढ़ेगा तो क्या होगा, हृदय में आह्लाद होगा, हृदय आह्लादी शब्दार्थ त्वमेव। बस यही दिमाग में रख लीजिएगा कि पहले क्या होगा भैया, नई ध्वनि आएगी, तो नई ध्वनि से क्या हो गया, ध्वन्यालोक, नई ध्वनि आलोक से क्या होगा, आनंद होगा, तो क्या होगा, सहृदय आह्लाद, सहृदय में क्या होगा, हृदय आह्लाद होगा। बस हृदय आह्लाद, आनंदवर्धन, आनंद बढ़ेगा तो क्या होगा, आनंद बढ़ेगा तो हृदय में आह्लाद होगा। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले संस्कृत के आचार्य हैं राजशेखर जी, और इनके द्वारा काव्य लक्षण बताया गया, गुणवद अलंकृत चा वाक्यम एव काव्यम। तो गुणवद अलंकृत चा वाक्यम काव्यम किसने बताया, राजशेखर ने बताया। अब राजशेखर का भी हम लोग पढ़े थे क्या, राजशेखर दोबारा क्या करते हैं, बोले भैया काव्य मीमांसा करते हैं। तो राजशेखर जन्म 12वीं सदी में, क्या करते हैं, काव्य मीमांसा करते हैं, काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ था। और इन्होंने लक्षण क्या बता दिया कि गुणवद अलंकृत चा। अब गुणवद अलंकृत चा वाक्यमेव यहाँ पे ले लीजिए, वाक्यमेव। तो देखिए जब शेखर होंगे काव्य करेंगे, काव्य मीमांसा करेंगे, और काव्य मीमांसा करेंगे तो उसमें वाक्यमेव होना चाहिए, वाक्यमेव काव्य राजशेखर। वाक्य में काव्य क्या करते हैं,
बोले राजशेखर करते हैं। वाक्य में काव्य, वाक्य में काव्य, वाक्य में काव्य कौन करते हैं? बोले राजशेखर करते हैं। और यहाँ एक टिक और रख सकते हो कि जो राजशेखर हैं वो गुणवत अलंकृति होते हैं। गुणवत अलंकृति राजशेखर, और वाक्य में काव्य राजशेखर। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रहेगा। विद्याधर की बात करें तो विद्याधर जी ने क्या लक्षण बताया काव्य का? शब्दार्थो वपुरस्य, शब्दार्थ वपुरस्तात् काव्यम। तो वपुरस्तात् काव्यम कैसे? देखिए विद्याधर हम लोग पढ़े थे ना 13, और क्या है विद्याधर 13 क्या हो गया है? एकावली। एकावली इनके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। तो विद्याधर 13, विद्याधर क्या है? एक वली है। तो 13 से हो गया, 13 में इनका जन्म होता है, 13वीं सदी में। एकावली इनके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। लक्षण क्या इन्होंने बताया? लक्षण बताया है कि शब्दार्थो वपुरस्य, शब्दार्थ पुस्तवात् काव्यम। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए विद्याधर क्या होता है? वपुरस, वपुरस, वपुरस। तो वपुरस, वपुरस कौन है? बोले जो विद्या का धारण करेगा वो शब्दार्थ का वपुरस होगा। शब्दार्थ का वपुरस, शब्दार्थ का वपुरस कौन? बोले विद्याधर। और विद्याधर कौन? 13 विद्याधर क्या है? एक बली है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि वपुरस कौन है? विद्याधर। वपुरस विद्याधर, बासे विद्या बासे वपुरस, विद्या बासे विद्या बासे वपुरस। बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे हैं क्षेमेंद्र जी, और इन्होंने काव्य का लक्षण बताया कि काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सद अलंकृति है। काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ, किसने? क्षेमेंद्र को। और क्षेमेंद्र को हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एक एक करके 11। क्या करिए? एक एक करके 11 औचित्य विचार की चर्चा करके क्या करिए? क्षमा कर दीजिए। औचित्य विचार चर्चा इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अब इन्होंने लक्षण क्या बता दिया कि काव्यम विशिष्ट शब्दार्थम साहित्य सद अलंकृति। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए क्षमा करना है किसी व्यक्ति को ना, तो क्या है? कह रहे हैं एक एक करके 11 लोग क्या करिए? आपस में औचित्य विचार की चर्चा करिए। और क्या विशिष्ट है? बोले काव्य विशिष्ट अर्थ है। विशिष्ट क्या है? उसको क्षमा कर दीजिए। क्या है? काव्यम विशिष्ट, काव्य में विशिष्ट है इसलिए उसको क्षमा कर दीजिए। काव्य में विशिष्ट, काव्य में विशिष्ट इसलिए उसे क्षमा करो। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि काव्य में विशिष्ट है इसलिए उन्हें क्षमा किया जाता है। तो क्षमा से हो जाएगा क्षेमेंद्र, और विशिष्ट से हो जाएगा काव्य विशिष्ट शब्द अर्थ। इनके द्वारा लिखा गया क्या है? काव्य का लक्षण बताया गया है। ठीक है ना? चलें आगे हम लोग देखते हैं कि शब्द के आधार पर जिन विद्वानों ने क्या बताया, काव्य के लक्षण बताए, उन्हें हम लोग देखेंगे। तो शब्द क्या होता है पहले तो यही देख लीजिए। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शब्द के आधार पर किसने काव्य के लक्षण बताए हैं? तो दंडी है, जयदेव है, जगन्नाथ है। तो बस आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जय 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 दंडी, जय जय दंडी, जय जय दंडी। या आप कह सकते हो कि जज जज दंड देता है ना? शब्द सुन करके कौन? बोले जज दंड दे दिया। शब्द सुन करके जज ने दंड दे दिया। तो शब्द से हो गया शब्द के आधार पर, जज से हो जाएगा जयदेव जगन्नाथ, दंड दे दिया से हो गया दंडी। ये 3 ऐसे आचार हैं जिन्होंने शब्द के आधार पर काव्य के लक्षण बताए हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि शब्द के आधार पर काव्य के लक्षण बताने वाले आचार्य कौन हैं? और एक प्रश्न आपको भारी पड़ सकता है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे। ठीक है ना? इसलिए इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठा रहेगा। दंडी की बात करें तो दंडी ने आपने देखा होगा काव्य का लक्षण जो बताया, शरीरम तावदिष्टार्थ विच्छिन्नः पदावली। अब दंडी दंडी की बात करें, ये वही दंडी कौन जो 7 दंडी क्या करते थे? काव्यादर्श करते थे। तो दंडी 7 काव्यादर्श करते थे। काव्य में क्या करते थे? 7 काव्यादर्श रखते थे। 7 काव्यादर्श इनका ग्रंथ है। अब क्या हो गया? देखिए कोई व्यक्ति है ना, वो सूख करके उसका शरीर क्या हो गया? शरीर दंडी हो गया। दंडी माने पतला हो गया, सूख गया, है ना? तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि दंडी हो गया सूख कर, शरीर क्या हो गया? दंडी हो गया। और देखिए पहले ऐसे आचार हैं जिनके काव्य लक्षण में सबसे पहला शब्द दंडी है, शरीर आएगा। तो शरीरम किसका? दंडी। शरीर किसका? बोले दंडी हो गया, है ना? किसी का शरीर था, सूख कर दंडी हो गया। बस दंडी रख लेंगे, बस दिमाग में हो जाएगा दंडी शरीरम, दंडी शरीर, दंडी शरीर, सूख कर शरीर क्या हो गया? दंडी हो गया। बस ऐसे रख लीजिएगा, दिमाग में हमेशा के लिए बना रहेगा। अगले जो आचार्य हैं जयदेव जी, उनके द्वारा काव्य का लक्षण बताया गया, निर्दोषा सगुणवती सारीत गुणभूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिवाक्यम नाम वाक्य, है ना? इतना बड़ा लक्षण इन्होंने बताया जयदेव जी ने। अब इसे दिमाग में कैसे बैठाएं? तो जयदेव जी को आप लोग जान ही रहे हैं
क्या जान रहे हैं कि जयदेव कौन? बोले तेरा जयदेव, तेरा चंद्रलोक, चंद्रालोक, चंद्रालोक। तेरा जयदेव कहाँ पर? बोले चंद्रालोक में। तो तेरा में इनका जन्म होता है, चंद्रालोक इनका क्या है? काव्य ग्रंथ है। और लक्षण इन्होंने क्या बताया? निर्दोषा लक्षणवती। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, जिसको हम लोग क्या मानते हैं? जयदेव मानते हैं। वो जयदेव क्या होता है? निर्दोषा होता है, लक्षणवती होता है। बस देव क्या है? तो बोले भैया देव तो निर्दोषा और लक्षणवती है। देव कैसा है? तेरा देव तो निर्दोषा है और लक्षणवती है। बस ध्यान रखिएगा, निर्दोषा ही होना चाहिए, क्योंकि अभी निर्दोषम भी आपको मिलेगा। तो ठीक है ना, तेरा जयदेव क्या है? निर्दोषा और लक्षणवती है। बस इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि जयदेव निर्दोषा लक्षणवती, जयदेव निर्दोषा लक्षणवती, ऐसे दिमाग में रखेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बात करें अगले संस्कृत आचार्य की, तो जगन्नाथ जी हैं और इनके द्वारा काव्य का लक्षण बताया गया कि रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। तो रमणीय क्या है? जग है। पूरा संसार देखिए रमणीय है, रमण करने योग्य है, इसलिए यहाँ पे रमण करना चाहिए। जग से हो गया संसार, जगन्नाथ, जगन्नाथ। तो जग क्या है? रमणीय है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जगन्नाथ धाम क्या है? रमणीय है, रमण करने योग्य है, तो वहाँ पे रमण करने जाइए। ये टिक तो आपको ऐसे मिल गई, फ्री में मिल गई, रमणीय जगन्नाथ या जग रमणीय, रमणीय है ना। बस रमणीय प्रतिपादक शब्द है काव्यम। और जगन्नाथ जी की बात करें तो आपने देखा होगा कि इनके जन्म के बारे में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है? एक साथ, है ना, इन्हीं की 17वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। एक साथ क्या करते हैं? बताए भैया बहुत कुछ करते हैं। एक तो रस गंगाधर, दूसरा चित्रमीमांसा का खंडन करते हैं, तीसरा क्या है? जगता का भ्रण करते हैं। तो एक साथ तीन क्या करेंगे? एक तो रस गंगाधर, चित्रमीमांसा खंडन करेंगे, जगदा भ्रण करते हैं। कौन? जगन्नाथ। एक साथ बस। और एक साथ जगन्नाथ है तो आपने यहाँ पे देखा रमणीय है, जगन्नाथ धाम रमणीय है, या जग क्या रमणीय है, रमण करने योग्य है। बस जहाँ पे रमणीय देखिए वहाँ पे जगन्नाथ को लगा दीजिएगा, आसानी से आपका ये प्रश्न बन जाएगा। बात करें आगे रस और ध्वनि के आधार पर, तो देखिए रस और ध्वनि के आधार पर दो आचार्य हैं जिन्होंने काव्य के लक्षण बताए हैं, और इनको भी दिमाग में हम लोग रखेंगे। क्या रखेंगे? कि देखिए विश्व क्या है? रस से युक्त है। और दूसरा भोज में, जब हम लोग किसी भोज में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो क्या होता है? वहाँ भी रस लेते हैं और ध्वनि लेते हैं। तो विश्व में आए हो तो विश्व में रस लीजिए, आनंद लीजिए, और भोज में आए हो, पार्टी में आए हो, तो रस लीजिए, आनंद लीजिए, ध्वनि लीजिए। बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। बात करें विश्वनाथ जी की, तो विश्वनाथ को आपने देखा था ना? क्या बोले सर? देखा था। कब? 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। तो 14 विश्व, और जो विश्व होते हैं वो क्या करते हैं? साहित्य में साहित्य दर्पण रखते हैं। यानी कि विश्व को साहित्य के दर्पण में देखेंगे और विश्व को साहित्य के दर्पण में देखेंगे तो साहित्य में क्या होता है? बोले वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो साहित्य में वाक्य होगा, बस साहित्य में वाक्य होगा। या आप कह सकते हैं कि विश्व क्या करते हैं? विश्वनाथ वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्य बोलते हैं। विश्वनाथ का वाक्य, विश्वनाथ का वाक्य, है ना, विश्वनाथ का वाक्य, बस रख लीजिए दिमाग में। या आपने यही देखा कि विश्वनाथ कब 14वीं शताब्दी में जन्म होता है, क्या लिखते हैं? साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण, साहित्य में क्या होता है? वाक्य होता है, बस वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। एक साथ ढेर सारी चीज़ों का संग्रह आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को बूस्ट करें, ठीक है ना। चलें बात करें अगले जो आचार्य हैं भोजराज जी की। तो भोजराज जी का आपने देखा होगा ना, क्या भोज कब होता है? बोले एक एक करके 11 भोज, 11 लोग पहुँचते हैं भोज में, है ना। और भोजराज में आपने देखा होगा कि इनके जो ग्रंथ थे क्या थे? पहला तो यही था कि एक एक करके 11 सरस्वती कंठ में भर गई, एक एक करके 11 श्रृंगार का प्रकाश उन्होंने धारण किया। जब व्यक्ति पार्टी में जाता है, भोज में जाता है ना, तो एक एक करके 11 श्रृंगार प्रकाश रख लेता है, एक एक करके 11 सरस्वती कंठ में भर लेता है। और इन्होंने लक्षण बताया कि निर्देशम गुणवत् काव्य अलंकारई कृतम रसान्वित है कभी कुर्यन कीर्ति प्रीतिचा बिंदितम। तो अब इसे कैसे दिमाग में रखेंगे? तो देखिए वहाँ पे निर्दोषा कौन था? निर्दोषा सगुणवती कौन था? तो बोले देव था। और निर्दोषम कौन है? तो निर्दोषम भोज है। देखिए जब भोज में जाइए, पार्टी में जाइए, तो निर्दोष होके जाइए, निर्दोषम, बिना किसी दोष के, बिना किसी रोक टोक के कहाँ भोज में जाइए, है ना। और गुणवत अलंकृति, और गुणवत रही, है ना, बस यही दिमाग में रखना है। यहाँ पे आपने क्या देखा था? देव का।
देव का देखा था निर्दोषा लक्षणवती, निर्दोषा लक्षणवती देव है। और निर्दोषम क्या है, तो निर्दोषम बता रहे हैं भोज है। निर्दोषम लक्षणवती नहीं बल्कि गुण, निर्दोषम और निर्दोषा, बस दिमाग में रख लीजिएगा। निर्दोषा देव होगा और निर्दोषम भोज होगा, भोज में निर्दोष रहिए बस, ठीक है ना। अब इन ट्रिक्स की सहायता से आप इन सबको आसानी से याद कर सकते हैं। बात करें हम लोग आगे, तो मध्यकालीन हिंदी के कुछ कवि हैं जिन्होंने काव्य के लक्षण बताए हैं और यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बात करें आचार्य कवि केशव दास जी की, तो इन्होंने काव्य का लक्षण बताया है कि जदप सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवित्त भूषण बिन्न विराजयी कविता बनिता मित्य। अब इसे कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए केशव जी की बात करें तो केशव को क्या करेंगे, यहाँ से दा को गायब कर दीजिए। केशव जप, केशव जप, जपिए, किसको जपिए, बोले केशव की, केशव महाराज को जपिए। केशव, केशव ईश्वर है ना, तो ईश्वर को क्या करिए, जपिए, बस दिमाग में रख लीजिएगा। केशव जप, जप किसको, केशव को, जप जप बस। और बात करें कहाँ से लिया गया है, तो केशवदास का आपने ग्रंथ देखा होगा कप्रिया, कप्रिया से लाइन ली गई है। जब सुलक्षणी भूषण बिरबिराई कविता बिनता मित्य, कहाँ से, कप्रिया से लिखा, केशव की कप्रिया से लिया गया है। अगले हैं श्रीपति जी। अब श्रीपति आचार्य जी ने क्या बताया, काव्य के लक्षण बताया कि यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सोलीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। कैसे इनको दिमाग में रखें, तो देखिए श्रीपति यप यप यप। अब क्या है, श्रीपति क्या है, पति श्री क्या है, आप कर दीजिए, आप क्या है, आपी आपी आपी। यहाँ पे क्या है, जप करिए, केशव का जपिए और श्रीपद को अप करिए, यप करिए, यप आप बस बस दिमाग में रख लीजिएगा। जहाँ पे अपी आ जाए, यपी, यपी कौन है, बोले श्रीपति है ना। आप कौन है, श्रीपति है। जप कौन है, केशव का जप करिए, बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा, है ना, दोष बिन, बस ठीक है ना। अगले जो आचार्य कवि हैं जिनका नाम है चिंतामणि जी, और चिंतामणि जी की बात करें तो इनका काव्य लक्षण है सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थवारो कवित बुबुद्ध कहत सब कोई। अब कैसे, देखिए यहाँ पे चिंतामणि है, यहाँ पे सगुण अलंकारान है, तो देखिए सगुण भी एक बार और आपको मिलेगा, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे मिलेगा सगुण पदार्थ और यहाँ पे सगुण अलंकारान है। तो सगुण अलंकारान, तो देखिए चिंता हम लोग किसकी होती है, ट्रिक बैठाइएगा केवल, चिंता देखिए सगुन की होती है। और सगुन को आप कहते हैं मुहूर्त, शुभ मुहूर्त का, शकुन का, है ना, कि शकुन अपशकुन ना हो जाए, और संयोग की होती है। जब कोई काम हम लोग करते चिंता करते कि अरे यार ऐसा तो हो गया है, शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा, शगुन नहीं बन रहा है, तो शगुन की चिंता किसकी, बोले शगुन की होती है। और अलंकारान की होती है, शगुन और अलंकारान, अलंकार माने शोभा की होती, सुंदरता की होती, अच्छा लगे। तो शगुन कैसा होना चाहिए, बोले अलंकारान होना चाहिए। किसने, इसकी चिंता होती है, तो शगुन अलंकारान की चिंता, शगुन अलंकारान की चिंता होती है। और कहाँ से लिया गया है, काव्य कल्पतरु से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, चिंता किसकी होगी, शगुन की होती है, शुभ मुहूर्त की होती है, साहित्य और असाहित की होती है। तो शगुन चिंता, शगुन अलंकारान की, कहाँ से, काव्य कल्पतरु से ली गई है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है कुलपति मिश्र जी, और कुलपति मिश्र जी ने काव्य के अच्छा बताया कि दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार और शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। देखिए भाई, पहली चीज तो देखिए जो ट्रिक है, आपको पूरी लाइन याद होनी चाहिए, लेकिन पूरी लाइन याद नहीं है तो ट्रिक ऐसी चीज होती है जो आपको परीक्षा में प्रश्न बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो कुलपति क्या होते हैं, बोले भैया जितने पति हैं कुलपति क्या हैं, दोष रहित और गुण सहित होते हैं। तो पति लोग बहुत खुश ना हो जाएं, केवल एक ट्रिक है ना, दिमाग में बैठाने के लिए कि कुलपति क्या होते हैं, दोष रहित और गुण सहित होते हैं। ऐसा करके जो है पति लोग खुश ना अपने आप को हो कि सब पति क्या होते हैं, दोष रहित और गुण सहित होते हैं। बस ये ट्रिक है, और इस ट्रिक की सहायता से आप लोग इसको याद करने का प्रयास करिएगा कि क्या, कि कुलपति क्या होते हैं, कुलपति दोष रहित और गुण सहित होते हैं। दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से प्रश्न बन जाएगा, ठीक है ना। तो कुलपति से हो जाएगा कुलपति मिश्र, और दोष और गुण रहित, दोष रहित होते हैं, गुण सहित होते हैं, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। सूरत मिश्र जी की बात करें तो इनके द्वारा काव्य अच्छा बताया गया। अच्छा, कुलपति मिश्र द्वारा कहाँ से लिया गया है, इसको भी यहाँ पे देख लीजिएगा, रस रहस से लिया गया है, रस रहस से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। आगे हैं सूरत मिश्र जी, और इनके द्वारा काव्य अच्छा बताया गया कि वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई
और निपुण कर्म कवि जो जुए तिह काव्य कहत सब कोई। अब इसे कैसे दिमाग में रखा जाए कि हमेशा के लिए याद आ जाए। देखिए, सूरत मिश्र की बात करते हैं। वर्णन 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 किसकी होती है बताए भैया। देखिए, वर्णन जब करना होता है तो वर्णन तो हम लोग किसका करते हैं, सूरत का करते हैं, शक्ल का करते हैं बस। और सूरत से क्या होता है, मनोरंजन भी होता है ना। तो किसी की सूरत को देख करके अगर गड़बड़ सूरत है तो हम लोग आप उस पर हंसी हो जाते हैं, मनोरंजन करते हैं, है ना। किसी की शक्ल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, टेढ़ी बड़ी हो जाए तो आप मनोरंजन भी करते हैं, और सूरत अगर अच्छी है तो उसका खूब वर्णन करते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा। और इन सभी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक के विचारधारा से इसका कुछ लेन देन है। बस आसानी से आपको याद हो जाए, एकमात्र यही उद्देश्य है, ठीक है ना। तो एकमात्र यही उद्देश्य, और इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। सूरत का वर्णन करते हैं, और सूरत गड़बड़ हो जाती है तो मनोरंजन करते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि सूरत का वर्णन, बस जहाँ वर्णन मिल जाए, सूरत मिल जाए, आप उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। अगले कवि हैं कवि देव जी, और इन्होंने काव्य लक्षण के बारे में बताया है कि शब्द जीव ते ही अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। कैसे दिमाग में रखा जाए, तो बात है किसकी, कवि देव की। और कवि देव, कवि शब्द देता है और देव जीव देते हैं, दोनों को दिमाग में रखिएगा कि बोले कवि, कवि को क्या चाहिए, कवि क्या, कवि शब्द, देव को जीव। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कवि क्या करते हैं, शब्द देंगे, शब्द चाहिए, और देव जीव का। तो कवि शब्द और देव जीव, तो कवि शब्द जहाँ पे आपको मिल जाए शब्द और जीव, वहाँ पे कवि देव। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से आपका प्रश्न बन जाएगा। अगले कवि आचार्य हैं सोमनाथ जी, और इन्होंने काव्य का लक्षण बताया है कि सगुन पदार्थ दोष बिन, पिंगल मत अवरुद्ध, भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित कही शुद्ध। अब इसे कैसे दिमाग में रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सगुन पदार्थ है, यहाँ पे सोम है। तो सोम क्या है बताएं, सोम एक पदार्थ है, सोम एक पदार्थ है। बस सोम से सोम ले लीजिएगा और पदार्थ से पदार्थ ले लीजिएगा। तो सोम एक पदार्थ है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसके पहले भी आपने पढ़ा था कि सगुन अलंकारान, तो सगुन अलंकार की बात जहाँ पे आ रही, सगुन का अर्थ हम लोग वहाँ पे क्या लिए थे, शुभ मुहूर्त से लिए थे। तो चिंतामणि का था कि चिंता सगुन की है, अलंकार की है। यहाँ पे सोम क्या है, सोम क्या है, एक सगुन पदार्थ है, सगुन पदार्थ है, शुभ पदार्थ है। बस दिमाग में रख लीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि सोम क्या है, सोम पदार्थ का सेवन देवता लोग करते हैं। बस दिमाग में ऐसे रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और ये पंक्तियाँ सोमनाथ जी की कहाँ से, रस पीयूष निधि से ली गई हैं, रस पीयूष निधि से। अगले जो कवि आचार्य हैं भिखारी दास जी, इन्होंने काव्य अच्छा बताया है कि रस कविता को अंग, रस कविता को अंग है, भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे कौड़ा पता। अब इसे कैसे याद करें, देखिए भिखारी दास की बात करें तो रस कविता को अंग, रस कविता को अंग, रस कविता को दिमाग में रख लीजिएगा। भिखारी क्या करते हैं, रस कविता, भिखारी रस कविता, रस कविता कौन करता है, बोले भिखारी। बस दिमाग में रख लीजिएगा, भिखारी से हो गया भिखारी दास, रस कविता से हो गया रस कविता। लक्षण इन्होंने बताया है, बस दिमाग में रख लीजिएगा कि रस कविता भिखारी। और कहाँ से लिए गया है, तो भिखारी दास का एक ग्रंथ है, इसका नाम है काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय, काव्य निर्णय कौन, कभी कभी रचना पूछी जाती है, काव्य निर्णय भिखारी करते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा काव्य निर्णय भिखारी, और रस कविता भिखारी की लक्षण बताया गया है, ठीक है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपका ये प्रश्न बन जाएगा। आगे देखिए, बात करें आधुनिक हिंदी, कुछ आचार्य और कवि हैं जिन्होंने काव्य के लक्षण इस प्रकार से बताए हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। कैसे दिमाग में रखें, तो देखिए अंतःकरण की बात करते हैं, अंतःकरण माने हृदय में, चित्र रखते हैं कौन, महावीर। किसका, बोले राम सिया, राम सिया का चित्र आपने देखा होगा ना, सीना फाड़ के दिखा देते हैं। तो अंत में चित्र कौन रखा, बोले महावीर रखते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा, महावीर माने हनुमान जी, अंतःकरण में चित्र रखते हैं राम लक्ष्मण सीता का। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा है, जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं, और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो जिस प्रकार से आत्मा की मुक्ति होती है, तो व्यक्ति कहाँ, आत्मा की मुक्ति होती है तो राम के पास जाती है। आत्मा की मुक्ति अवस्था कहाँ जाएगी, राम के पास जाएगी, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अब अगला है, कविता ही मनुष्य के हृदय
स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूम पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप साक्षात्कार रूप से शुद्ध और अनुभूतियों का संचार होता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो यहाँ पे देखिए स्वार्थ, निस्वार्थ, स्वार्थ हृदय स्वार्थ संबंध राम से, हृदय स्वार्थ संबंध राम से होता है, हृदय से स्वार्थ का संबंध राम से होगा, बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र के स्वभावतः अनुरूप भाव उच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय परिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं, नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। तो यहाँ पे कैसे देखिए, जहाँ पे नैसर्गिक आ जाए, नैसर्गिक कल्पना, नैसर्गिक क्या होता है, दुलार और प्रेम जो है नैसर्गिक होता है। बनावटी प्रेम और दुलार आप कोई करेगा तो आप पकड़ ले जाएंगे। तो नैसर्गिक क्या है, बोले नंद दुलार, दुलार क्या होता है, नैसर्गिक होता है। तो दुलार से हो गया नंदुलारे वाजपेयी और नैसर्गिक से हो गया नैसर्गिक कल्पना, ठीक है ना। आगे है काव्यात्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रिय रचना ज्ञानधारा आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके चारु तत्व सहसा ग्रहण कर लेती है। तो काव्य में जो संकल्पनात्मक अनुभूति कही जाती है जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। अब जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य के लक्षण इस प्रकार बताए हैं, अब इसे कैसे दिमाग में रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया है संकल्पना, संकल्पता, संकल्प किसका, बोले शिव जी का, और शिव क्या है, जयशंकर है, शिव शंकर का। संकल्प जहाँ पे देखिए संकल्प शिव का, शंकर का, बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। आगे है कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावना किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। तो कविता कवि विशेष महादेव वर्मा, कविता कवि विशेष महादेव वर्मा, जहाँ पे कविता कवि विशेष की बात आ जाए महादेव वर्मा है, ठीक है ना। अगला है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने काव्य लक्षण बताया कि कविता परिपूर्ण क्षण, परिपूर्ण पास से परिपूर्ण, पाठ से पंत, परिपूर्ण पंत, बस दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। तो रसात्मक कौन, बोले नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र क्या है, रसात्मक शब्दार्थ करते हैं। तो रसात्मक शब्दार्थ डॉक्टर नागेंद्र। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप काव्य के लक्षण को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना, अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।